साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी एग्जाम्स त्रिदेव सीरीज। जी हाँ, इस एक वीडियो में हम 3 टॉपिक को कवर करते हैं। सबसे पहले एमपी का करंट अफेयर्स जो डेली करंट अफेयर्स होता है, उसके बाद एमपी की स्टैटिक जी के जो प्रश्न अभी तक मध्य प्रदेश की परीक्षाओं में आए हुए हैं, उसके बाद हम आज कवर करेंगे एमपीपीएससी का एक टॉपिक जो यूनिट 9 के अंतर्गत आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये टॉपिक होगा, इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो आइए बिना समय गवाए हुए चलते हैं सीधे अपने प्रश्नों की ओर। तो देखिए यहाँ पर एक थॉट है, तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, माँ तू मेरे लिए बड़े सपने देखना, पूरा करके मैं दिखाऊंगा। ये थॉट जो है वो आपके अंदर ऊर्जा का संचार करेगा। तो चलिए चलते हैं, तैयारी कैसे करना है। हमको उस लेवल की तैयारी करना है कि एक साथ में जितने भी एमपी के एग्जाम्स आ रहे हैं वो सारे के सारे एमपी के एग्जाम्स हमारे क्लियर होने चाहिए, चाहे वो एमपी पुलिस हो या फिर एमपी पीएससी हो या फिर एमपी एसआई हो, कोई भी एग्जाम हो। तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। यहाँ से आपका एमपी का करंट अफेयर स्टार्ट हो रहा है। पहला प्रश्न है, कौन सा राज्य प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अभियान में सर्वाधिक सोलर पंप स्थापित करने में देश में प्रथम स्थान पर आया है? यानी सबसे ज्यादा सोलर पंप किसने यहां पर स्थापित किए हैं? आइए आपको इसका आंसर दिखाते हैं। तो मध्य प्रदेश यहाँ पर प्रथम स्थान पर आया है। कब? तो प्रवासी मजदूरों द्वारा यहाँ पर सोलर पंप स्थापित किए गए हैं। जब कोरोना का टाइम चल रहा था तो अलग अलग राज्यों से जो मजदूर थे वो मध्य प्रदेश में लौट रहे थे अपने घर पर, जो प्रवासी मजदूर गए थे। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार ने एक योजना चालू की थी जिसमें सोलर पंपों को लगाना था। तो सबसे ज़्यादा जो कार्य किया गया वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है, मध्य प्रदेश के मजदूरों द्वारा किया गया है। और ये जो योजना है वो मध्य प्रदेश के 24 जिलों में चलाई गई है। तो आपसे ये जो डेटा है आपको दिया गया है 24 जिलों वाला, ये पूछा जा सकता है। तो मध्य प्रदेश के 24 जिलों में ये योजना चलाई गई थी, तो याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। अभी हाल ही में एकेएस भदौरिया साहब का निधन हो गया। वे किस पद पर कार्यरत थे? जैसे कि आपने अभी कुछ दिनों पहले ही सुना होगा, तो ये कोरोना से ग्रसित थे। 70% इनका जो लंग्स है वो कोरोना की चपेट में आ चुका था। तो एमपीपीबी के परीक्षा नियंत्रक थे ये जो एकेएस भदौरिया साहब थे। यानी मध्य प्रदेश के द्वारा जो एग्जाम्स कराए जाते हैं, इससे पहले व्यापम कहा जाता था, तो अब एमपीपीबी उसको कंट्रोल करता है। तो उसके परीक्षा नियंत्रक थे एकेएस भदौरिया। भी हाल की ही ये बात है। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। तो किस जिले में 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग रेंज का निर्माण किया जाएगा? इसका आंसर है खंडवा में। खंडवा में 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग रेंज का निर्माण किया जाएगा। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के जो युवा खेल के जो मतलब कि खिलाड़ी लोग हैं, प्रतियोगी हैं, इन लोगों को अच्छा प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए खंडवा में 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग रेंज का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है। चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 है, अभी हाल ही में किसे कृषि उपज मंडी बोर्ड का प्रबंध संचालक बनाया गया है? तो प्रियंका दास को यहाँ पर कृषि उपज मंडी बोर्ड का प्रबंध संचालक बनाया गया है। इससे पहले प्रियंका दास जो है वो कलेक्टर के पद पर कार्यरत थी, यानी कि मुरैना जिले की ये कलेक्टर थी प्रियंका दास। अब इन्हें हाल ही में कृषि उपज मंडी बोर्ड के प्रबंध संचालक का पद यहाँ पर सौंपा गया है। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। तो जूनियर नेशनल फेडरेशन कप चैंपियनशिप में सबसे कम उम्र में भाग लेने वाली मध्य प्रदेश की कृतिज्ञा शर्मा कहाँ की निवासी हैं? तो रतलाम की निवासी हैं। जूनियर नेशनल फेडरेशन कप कहाँ पर हो रहा है? तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में ही आपको बताया था, भोपाल में आयोजित हो रहा है। ये जो 18वां जूनियर नेशनल जो है फेड कप जो है, इससे पहले यह तमिलनाडु में हुआ था। तो जो कृतिज्ञा शर्मा है वो सबसे कम उम्र में यानी 16 वर्ष की उम्र में यहाँ पर इसमें भाग ले रही हैं। इन्होंने नेशनल के लिए क्वालिफाई किया है, तो रतलाम की निवासी हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत प्रदेश का पहला पशु प्रजनन और कृषक एवं कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ शुरू किया जाएगा? तो सागर के रतौना में यह प्रशिक्षण केंद्र चालू किया जा रहा है। गोकुल मिशन जो है भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, तो मध्य प्रदेश में जो है। तो यहाँ पर आपसे एक प्रश्न और यहाँ पर बन जाएगा कि मध्य प्रदेश का पहला गोकुल ग्राम कौन सा है? तो सागर का जो रतौना ग्राम है वो मध्य प्रदेश का पहला गोकुल ग्राम बन जाएगा। शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो शुभारंभ जो है मध्य प्रदेश के पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने यहाँ पर किया है। तो एक प्रश्न आपका यहाँ से एक और क्लियर हो गया कि मध्य प्रदेश के पशुपालन मंत्री कौन है? तो प्रेम सिंह पटेल जो है वो मध्य प्रदेश के पशुपालन मंत्री हैं। ये प्रश्न आपके एग्जाम में छपने ही वाला है कि कौन सा जो गांव है वो मध्य प्रदेश का पहला गोकुल ग्राम बन गया है। तो जो सागर का रतौना है वो पहला गोकुल ग्राम बन गया है। प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। अभी हाल ही में किसे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आइए आंसर देखते हैं। तो राजेश लाल मेहरा को भी हाल ही में यहाँ पर कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इन्होंने किसका स्थान लिया? तो इन्होंने भास्कर चौबे का स्थान लिया है, जो इससे पहले यहाँ पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हुआ करते थे। उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है, तो राजेश लाल मेहरा को यहाँ पर कार्यकारी यहाँ पर अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
अब देखिए एमपीपीएससी की स्थापना कब हुई थी, तो 27 अक्टूबर 1956 को यहाँ पर स्थापना हुई थी। और पहले अध्यक्ष जो थे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के, वे डी रेगे थे। अब आपसे यहाँ पर इसका मुख्यालय पूछा जा सकता है, तो इंदौर में जो है एमपीपीएससी का मुख्यालय स्थित है। इतनी सारी चीज़ें आपकी इस प्रश्न से क्लियर हो गई, क्योंकि यह एमपीपीएससी से संबंधित है। ये जो नियुक्ति यहाँ पर हुई है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, एमपीपीएससी में पूछा जा सकता है। चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए मध्य प्रदेश को कितने पुरस्कार दिए गए हैं, तो मध्य प्रदेश को 4 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए। यहाँ पर मध्य प्रदेश ने बहुत अच्छा कार्य किया है आवास योजना में, मतलब कि शहरी लोगों में जो गरीब लोग हैं उनको आवास यहाँ पर प्रदान करने के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने अच्छा कार्य किया है, और 4 पुरस्कार यहाँ पर जीते हैं मध्य प्रदेश ने। चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। रेंटल हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत इंदौर में शहरी मजदूरों और प्रवासियों के लिए 2022 तक कितने घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है, तो जो 200 घर हैं वो रेंटल हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत बनाए जाएंगे, और 2022 तक यहाँ पर लक्ष्य रखा गया कि 200 घर बना करके शहरी मजदूरों को सौंप दिए जाएं। चलिए प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। तो किस शहर में केबल कार नेटवर्क प्रणाली विकसित करने की योजना बनाई जा रही है, तो इंदौर में जो है केबल कार जो है नेटवर्क प्रणाली विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। कैसे, माफ कीजिए, जैसे कि आपको पता है कि मेट्रो ट्रेन यहाँ पर स्टार्ट हो रही है भोपाल में और इंदौर में, तो मेट्रो तो चलेगी, साथ ही साथ में क्या होगा, केबल कार बनाई जा रही। इन केबल कार के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जा सकेंगे। केबल कार का माध्यम आप समझ रहे हैं, जैसे कि ऊपर केबल बिछा करके और उसमें एक झूला टाइप का बना दिया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। ये जो केबल कार होगी वो नदियों के ऊपर से गुजरेगी, ट्रेनों के जो पुल हैं, ब्रिज हैं, उनके ऊपर से, सड़कों के ऊपर से गुजरेगी। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ट्रैफिक की जो व्यवस्था है वो नियंत्रण में हो जाएगी इस केबल कार की मदद से। इंदौर में ये योजना प्रारंभ की जा रही है। तो ये महत्वपूर्ण 10 प्रश्न थे जो करंट अफेयर के थे एमपी के। अब यहाँ से आपकी स्टार्ट हो रही है एमपी की स्टैटिक जीके, जो प्रश्न परीक्षाओं में आए हुए हैं और अब परीक्षाओं में जिनके आने की संभावना है। ये प्रश्न बार बार रिपीट होकर के आते ही आते हैं। तो एमपी स्टैटिक जीके यहाँ से हम प्रारंभ कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 है, मध्य प्रदेश की कौन सी परियोजना संजय सरोवर परियोजना के नाम से भी जानी जाती है, तो इसका आंसर अपर बेनगंगा जो परियोजना है वो संजय सरोवर परियोजना के नाम से जानी जाती है। तो कौन सा जो जिला है वो इससे लाभान्वित होता है, तो बालाघाट और सिवनी, ये 2 जिले जो हैं वो अपर बेनगंगा परियोजना से यहाँ पर लाभान्वित होते हैं। तो आपसे अब एक प्रश्न यहाँ से और बनता है कि संजय सरोवर परियोजना किस नदी के ऊपर है, तो बेनगंगा नदी के ऊपर संजय सरोवर परियोजना का निर्माण किया गया है। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं, और ये प्रश्न तो बहुत महत्वपूर्ण है। केन बेतवा लिंक परियोजना किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर के गुजरेगी, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर के गुजरेगी केन बेतवा लिंक परियोजना। महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि जब राष्ट्रीय उद्यान से होकर के गुजरेगी तो वहाँ पर जो पशु पक्षी हैं, जो जानवर हैं, उनके लिए पानी की व्यवस्था हो जाएगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है पर्यावरण की दृष्टि से मध्य प्रदेश के लिए। तो केन बेतवा लिंक परियोजना यानी केन नदी और बेतवा नदी को यहाँ पर जोड़ा जा रहा है, और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर के ये योजना गुजरेगी। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, नर्मदा घाटी परियोजना का शिलान्यास कब हुआ था, ये महत्वपूर्ण परियोजना है। तो 1984 में नर्मदा घाटी परियोजना का शिलान्यास हुआ था, यानी कि प्रारंभ हुई थी। और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात तीनों की संयुक्त परियोजना है नर्मदा घाटी परियोजना। कब प्रारंभ हुई थी, तो प्रारंभ डेट याद रखिएगा, 1984 में प्रारंभ हुई थी। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश की पहली अंतरघाटी परियोजना किस नदी पर निर्मित की जा रही है, तो चोरल नदी पर यहाँ पर निर्मित की जा रही है। महू के पास ये चोरल नदी है इंदौर में। तो मध्य प्रदेश की जो पहली अंतरघाटी परियोजना है, ये घाटियों से होकर के जो परियोजना जाएगी वो चोरल नदी पर यहाँ पर प्रारंभ की जा रही है। चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 9.38% है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। तो भारतीय मानक समय रेखा मध्य प्रदेश के किस जिले से होकर के गुजरती है, तो सिंगरौली से होकर के भारतीय मानक समय रेखा जो है वो मध्य प्रदेश के सिंगरौली से होकर के गुजरती है। सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है, और इसी सिंगरौली को मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी ने कभी सिंगापुर बनाने की बात कही थी कि इतनी सुविधाएं यहाँ पर हम उपलब्ध करा देंगे। चलिए प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। तो जहाज महल कहां पर स्थित है, तो मांडू में जहाज महल स्थित है। ये तो बहुत नॉर्मल सा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं। असरफी महल, ये सारे दाई का महल, ये सारे मांडू में ही स्थित हैं।
प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का सोमनाथ किसे कहा जाता है? तो भोजपुर मंदिर जो है उसे मध्य प्रदेश का सोमनाथ कहा जाता है। आपको ऑप्शन है उज्जैन का महाकाल मंदिर भी मिलेगा, लेकिन जो मध्य प्रदेश का सोमनाथ है वो भोजपुर मंदिर को ही कहा जाता है। ये भी एक शिव मंदिर ही है। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में बेसनगर किस जिले का पुराना नाम है? तो विदिशा का पुराना नाम बेसनगर है। अब देखिए, जो हेलियोडोरस ने गरुड़ स्तंभ स्थापित कराया था वो बेसनगर में ही स्थापित कराया था, यानी विदिशा में ही अभी भी आपको हेलियोडोरस द्वारा स्थापित जो गरुड़ स्तंभ है वो देखने को मिल सकता है। प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। तो मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटन नगरी किसे कहा जाता है? तो शिवपुरी को मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटन नगरी कहा जाता है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बार बार परीक्षाओं में आता है। अब देखिए, यहाँ से आपका जो स्टैटिक जीके थी वो समाप्त हो गई एमपी की। अब हमारा जो तीसरा सेशन है वो हम लेकर के आ रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एमपीपीएससी स्पेशल। ये टॉपिक है, ये टॉपिक मतलब अलग अलग होकर के अल्टरनेट माध्यम से आता रहता है। जैसे कि यहाँ पर आज हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिया है, कल हो सकता है ई गवर्नेंस आए, उसके बाद फिर साइबर सिक्योरिटी, उसके बाद कंप्यूटर। तो ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक जो है एमपीपीएससी में जो टॉपिक नए जुड़े गए हैं, जिनके ऑब्जेक्टिव अब आपको कहीं मिल नहीं रहे हैं ढूंढने पर भी, उन सारे ऑब्जेक्टिव्स को हम लेकर के आ रहे हैं सिर्फ आपके लिए। तो सक्सेस जंक्शन के साथ बने रहिए। इतना मेहनत कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। वो सारे प्रश्न अपडेटेड हैं क्योंकि ये प्रश्न आपके एमपीपीएससी में आएंगे ही आएंगे। देखिए, नीति आयोग द्वारा एआई फॉर ऑल कब जारी किया गया था? तो इसका आंसर है 2018 में नीति आयोग ने आर्टिफिशियल फॉर ऑल, ये एक योजना है जिसके माध्यम से नीति आयोग ने भारत में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा दिया है। तो एआई फॉर ऑल कब जारी किया गया था? 2008 में एआई फॉर ऑल जारी किया गया था। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। बाकी नीति आयोग के बारे में आपको पता है, उपाध्यक्ष राजीव कुमार जी हैं, अमिताभ कांत यहाँ के सीईओ हैं, और जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री जी यहाँ के अध्यक्ष होते हैं नीति आयोग के। एआई फॉर ऑल पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो तेलंगाना जो है उसने एआई फॉर ऑल जो हस्ताक्षर मतलब योजना है इस पर सबसे पहले हस्ताक्षर किया और अपने राज्य में लागू किया है। किसने? तेलंगाना ने। ये एआई से संबंधित प्रश्न जो भी आएंगे वो सारे प्रश्न ऐसे ही अपडेटेड प्रश्न आएंगे, तो याद जरूर रखिएगा। प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए नियामक एवं कानून बनाने वाली संस्था कौन सी है? कौन सी ऐसी संस्था है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यहाँ पर कानून बनाएगी? तो ICTAI ये एक संस्था है जो नीति आयोग के द्वारा ही बनाई गई है। तो इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये ICTAI का फुल फॉर्म होता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो कानून और जो नियम शर्तें बनाई जाएंगी वो ICTAI के द्वारा ही बनाई जाएंगी। नीति आयोग ने इसको बनाया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ICTAI का मुख्यालय कहाँ पर? अब देखिए, जैसे कोई संस्था बन जाती है तो उसका एक हेडक्वार्टर होता है। तो बेंगलुरु जो है वो ICTAI का मुख्यालय है। यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित सबसे ज़्यादा काम भी आपको जैसे पता है कि इंटेलिजेंस से संबंधित जो भी कार्य होते हैं वो बेंगलुरु को कहा जाता है, हमारे यहाँ की टेक्निकल सिटी जो है बेंगलुरु को। तो बेंगलुरु में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मुख्यालय है ICTAI वहीं पर है। चलिए प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। तो रेस 2020 की फुल फॉर्म क्या है? RAISE 2020 की फुल फॉर्म क्या है? तो रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट, ये जो है आपकी रेस की फुल फॉर्म है। और 5 से 9 अक्टूबर के 2020 के मध्य जो है इसकी स्थापना हुई थी, ये कार्य कर रही थी रेस जो है 2020। ये योजना जो है 5 से 9 अक्टूबर 2020 तक चलाई गई थी। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित जो भी लोग थे उन सब लोगों को बुलाया गया था बेंगलुरु हेडक्वार्टर में, और वहाँ पर उनसे चर्चा की गई थी कि भारत में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे विस्तारित करना है। एक प्रकार से यहाँ पर सभा और सत्र आयोजित किया गया था 5 से 9 अक्टूबर 2020 के मध्य में। RAISE याद रखिएगा, ठीक है। अब जो IISE 2020 में जो यहाँ पर सभा आयोजित की गई थी, लोगों को बुलाया गया था, तो अध्यक्षता किसने की थी? तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित जो भी यहाँ पर नियम कानून बनाए जा रहे थे उसकी अध्यक्षता जो है वो श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी के द्वारा यहाँ पर की गई थी बेंगलुरु में। और आपको हमने बताया भी ICTAI जो है उसका भी जो मतलब अध्यक्ष होंगे वो आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे। क्यों? क्योंकि नीति आयोग के अध्यक्ष भी वही हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 7, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो NIC के द्वारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है। NIC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अच्छे से काम कर रही थी।
कानून बनाने का काम तो ICTAI का हो गया, लेकिन ये जो हमने कानून बनाए हैं, इन कानून को सही से पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो कंपनियां यहाँ पर काम सही से कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, इसकी जो देखभाल करना होगा वो NIC का कार्य होगा, यानी कि नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर का यहाँ पर कार्य होगा। तो NIC की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पोस्ट ग्रेजुएशन कराने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? भारत की बात की जा रही है। तो BHU जो है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है, वो पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI में PG कोर्स कराएगा। ठीक है, अब देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि एक स्टैटिक का प्रश्न बन जाएगा, BHU की स्थापना किसने की थी? तो मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा यहाँ पर BHU की स्थापना हुई थी। अब देखिए यहीं से एक प्रश्न और पुट होगा आपके लिए कि विश्व में पहली कौन सी यूनिवर्सिटी है जो यहाँ पर बनाई जा रही है स्पेशली फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो भारत की सहायता से दुबई में एक यहाँ पर यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जा रहा है जो टोटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ही कार्य करेगी। सारे कोर्सेज जो होंगे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होंगे। तो विश्व की बात करें तो विश्व में जो पहली यहाँ पर यूनिवर्सिटी है वो आपकी पूर्णतः जो AI के लिए समर्पित है वो आपकी दुबई में खोली गई है। और भारत की बात करते हैं तो BHU जो है वो पहला PG कोर्स कराएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित। तो ये दो प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। तो मनोरंजन के क्षेत्र में AI को अपनाने वाला पहला सीरियल कौन सा है? तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बॉलीवुड अछूता रह जाए AI से। तो मनोरंजन के क्षेत्र में AI को अपनाने वाला पहला सीरियल कौन सा है? तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, ये सीरियल जो है इसमें पूर्ण रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर कार्य किया गया है। प्रश्न नंबर 10 आपका बनेगा, डॉक्टर स्नेहा चैटबॉट किसके द्वारा बनाया गया है? अब ये डॉक्टर स्नेहा चैटबॉट क्या है ये भी हम आपको बताते हैं। तो यूके की कंपनी है AI फॉर गुड, एक कंपनी है यूके उत्तराखंड वाला नहीं है, यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम वाला यूके है। तो उस यूके की एक कंपनी है AI फॉर गुड और उसने डॉक्टर स्नेहा चैटबॉट बनाया है। अब इसके माध्यम से क्या होगा, तो जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित कोई भी परेशानी आपको आती है तो उस सारी चीज़ों की जानकारी जो है वो चैटबॉट का मतलब है कि एक रोबोट है। तो कौन है? डॉक्टर स्नेहा नाम का एक रोबोट है जो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित सारी जानकारी देगा, कहीं पर भी कोई परेशानी आती है। साथ ही साथ में जो युवा वर्ग यहाँ पर टेंशन क्रिएट हो रहा है और जो तनाव हो रहा है तो उसकी वजह से भी जो परेशानियाँ उत्पन्न हो रही हैं उनके बारे में भी आपको डॉक्टर स्नेहा चैटबॉट यहाँ पर पूरी जानकारी देगा, उसकी समस्या को सुलझाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के यह एक रोबोट है, डॉक्टर स्नेहा चैटबॉट। ठीक है, तो यूके की कंपनी AI फॉर गुड ने इसको बनाया है। अब देखिए ये सारे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत ढूंढोगे तब कहीं जाकर के मिलेंगे, बहुत मुश्किल है कि आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिल जाए। ठीक है, कहीं भी यूट्यूब पर आपको कोर्स तो बहुत सारे लोग कराएंगे लेकिन ऑब्जेक्टिव कोई नहीं दे रहा। प्रश्न ऑब्जेक्टिव ऐसे ही आएंगे जो अपडेटेड प्रश्न हैं। तो ऐसे प्रश्न जो है डेली आपको मिलते रहेंगे। आज आपका जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, कल आपका गवर्नेंस, कॉमर्स, साइबर सिक्योरिटी, ये जो एक्स्ट्रा टॉपिक यहाँ पर है MPPSC के वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए कम्युनिटी टैब में हम रोज शाम को 4:30 बजे एक प्रश्न पूछते हैं जिसका जवाब जो भी देता है उनका जो स्क्रीनशॉट के साथ में हम नाम यहाँ पर बताते हैं। तो आइए देखते हैं। कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि सूर्य की रोशनी में कौन सा विटामिन पाया जाता है? MPPSC 2016 में पूछा गया था। तो सही आंसर जो है उसका वो है विटामिन D पाया जाता है। तो सही आंसर किसने दिया, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले अभिनव जाट ने सही आंसर दिया है, सन से हमें विटामिन D मिलता है। धर्मेंद्र गुर्जर ने सही बताया है विटामिन D। उसके बाद प्रशांत गुप्ता ने बताया है कि विटामिन D मिलता है। उसके बाद कान्हा त्रिपाठी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, विटामिन D यहाँ पर प्राप्त होता है सूर्य की रोशनी से। तो ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो अभी तक परीक्षाओं में आए हुए हैं स्टैटिक जीके के। तो 3 टॉपिक आपको यहाँ पर एक ही वीडियो में कवर करने को मिलेंगे, डेली करंट अफेयर MP की स्टैटिक जीके और जो MPPSC का स्पेशल यहाँ पर टॉपिक्स जोड़े गए हैं, साइबर सिक्योरिटी हो चाहे यूनिट 9 में जो भी टॉपिक जोड़ेगा उन सारे टॉपिक के ऑब्जेक्टिव आपको डेली देखने को मिलने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास में। अगर आप चाहते हैं कि उनका भी सिलेक्शन MPPSC में हो जाए, अगर उनको नहीं पता है कि साइबर सिक्योरिटी या फिर यूनिट 9 के प्रश्न कैसे आते हैं तो उनको भी जरूर बता दीजिएगा। तो जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।